तो क्या बोलती पब्लिक, इजराइल और पालस्तीन के वॉर पे इतने वीडियोस देखने के बाद भी अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पालस्तीन और इजराइल के 4023 सालों के ये झगड़िंग को मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर तुमको सबसे सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरा नाम है अरशद और तुम्हारा स्वागत है मेरे पहले चैनल पे जिसका नाम है सबसे सिंपल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते। इजराइल और पालस्तीन का झगड़ा रिलीजन, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी पे बेस्ड है और इसको समझने के लिए हमको टाइम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 5 पार्ट्स है बिफोर जीसस क्राइस्ट, आफ्टर जीसस क्राइस्ट, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और लास्ट 75 इयर्स। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो कहानी शुरू होती है अप्रॉक्स 2000 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में प्रॉफिट इब्राहिम से, जिनके पोते या फिर ग्रैंड चाइल्ड का नाम था इजराइल। प्रॉफिट इजराइल के 12 बेटे थे जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या फिर इजराइलीज भी कहा जाता, और उन्हीं में से एक बेटे का नाम था यहूद, और उन्हीं के फैमिली को यहूदीज, ट्राइब ऑफ जूडा या फिर ज्यूज भी बोलते हैं। प्रॉफिट इजराइल अपने पूरे फैमिली के साथ कनान में रहते थे जो उन्हें अपने दादा प्रॉफिट इब्राहिम से विरासत में मिली थी। इस लैंड पे आज के टाइम 5 से 6 कंट्रीज है, जैसे कि पालस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के कुछ पार्ट्स। इस जमीन पे चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के साथ साथ दूसरे ट्राइब्स भी रहते थे जैसे कि कनानाइट्स और पालस्टाइन्स। कुछ रिलीजियस टेक्स्ट से पता चलता है कि गॉड ने इस जमीन को ओरिजिनली प्रॉफिट इब्राहिम को दिया था, क्योंकि वो गॉड के टुवर्ड्स बहुत आज्ञाकारी थे। तो वो खुद अपने फैमिली के साथ इस लैंड पर तब तक रह सकते थे जब तक वो और उनके फैमिलीज पूरे ईमानदारी से गॉड के बताए हुए रूल्स के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, बिना कोई झगड़े, फसाद, झूठ, फरेब, करप्शन और शैतानी के। तो प्रॉफिट इजराइल के डेथ के बाद उनके बेटे यहूद की फैमिली गॉड से किए प्रोमिसेस को तोड़ने लगे और फसाद मचाने लगे। उनके इसी बिहेवियर की वजह से गॉड ने उन्हें पनिश किया और कनान में एक ऐसा अकाल आया जिससे कि पूरे 12 ट्राइब्स इंक्लूडिंग यहूदीज को खाने की तलाश में कनान छोड़कर पड़ोसी देश मतलब इजिप्ट जाना पड़ा। कुछ साल बाद इजिप्ट का नया राजा आया जिसने सारे 12 फैमिलीज मतलब सारे चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को अगले 400 सालों के लिए अपना गुलाम बना लिया, जिससे वो भारी भरकम मजदूरी भी करवाता था। इस टाइम में पूरे ट्राइब्स यानी कि पूरे चिल्ड्रन ऑफ इजराइल का पॉपुलेशन इजिप्ट में 3 से 4 लाख था। अब एंट्री होती है मोसेस की, जो उन्हीं के 12 ट्राइब्स में से ट्राइब ऑफ लेवी के फैमिली में पैदा होते हैं और बड़े होकर वो भी गॉड के एक प्रॉफिट चुने जाते हैं। गॉड उन्हें एक मिशन देते हैं कि उन्हें इजिप्ट जाके चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को किंग के जुल्म से आजाद करा के फिर से कनान में लाना होगा। काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद प्रॉफिट मोसेस सारे 12 ट्राइब्स को इजिप्ट से निकाल के कनान की टुवर्ड्स चल पड़ते हैं और पूरे 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल के लीडर भी बन जाते हैं। रास्ते में गॉड चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को प्रॉफिट मोसेस के जरिए न्यू सेट ऑफ रूल्स देते हैं जो उन्हें अब से फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को तौरात कहते हैं। लेकिन इतने साल गुलामी में निकालने के बाद भी ज्यूज के रिलीजियस लीडर्स गॉड के टुवर्ड्स थैंकफुल नहीं रहे और तौरात के लॉस को फिर से तोड़ने लगे और अपने हिसाब से बदलने लगे। काफी सालों तक ज्यूज के गलतियों का और गॉड के पनिशमेंट्स का सिलसिला चलता रहा और फाइनली चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को टोटल 450 से 500 साल के बाद फिर से कनान में एंट्री मिली। अराउंड 1200 बीसी में जब ये 12 फैमिलीज कनान पहुंचे तो उधर उन्होंने क्या देखा कि कनान में तो पिछले 500 सालों से कनानाइट्स और पालस्टाइन्स और भी दूसरे ट्राइब्स भी वहां पे रह रहे थे, तो फिर वो भी उन्हीं के साथ मिलके कनान में इकट्ठा रहने लगे। इस पूरे टाइम में कनान के कई सारे पार्टीशंस हो गए और हर एक ट्राइब ने अपनी अपनी एक कंट्री बना ली। अगले 200 साल बाद मतलब अराउंड 1000 बीसी में वहां ज्यूस की हुकूमत उन्हीं के फैमिली में पैदा हुए प्रॉफिट एंड किंग सोलोमन कर रहे थे, और उन्होंने आजू बाजू के सारे स्टेट से दोस्ती करके फिर से कनान को एक देश बनाया और उसे नाम दिया किंगडम ऑफ इजराइल। तो वो टोटल लैंड को किंगडम ऑफ इजराइल बोलते थे, लेकिन उस टाइम पे भी पालस्तीन का नाम फिलिस्टिया या फिर फिलिस्तीन ही था, जो अब किंगडम ऑफ इजराइल का ही पार्ट बन चुका था। किंग सोलोमन ने ज्यूस के लिए एक बड़ा प्रेयर हॉल बनाया जिसे फर्स्ट टेम्पल और टेम्पल माउंट भी बोला जाता था। सारे ज्यूस फर्स्ट टेम्पल में आकर गॉड की इबादत करते थे और ये टेम्पल बना था सिटी ऑफ जेरूसलम में, जो उस टाइम भी पालस्तीन में था और आज के टाइम में भी पालस्तीन में ही है। लेकिन प्रॉफिट सोलोमन के डेथ के बाद किंगडम ऑफ इजराइल के 2 टुकड़े हो गए। एक का नाम पड़ा किंगडम ऑफ जूडा जिसमें सिर्फ ज्यूज रहते थे, और दूसरे का नाम पड़ा किंगडम ऑफ इजराइल जिसमें बाकी 11 फैमिलीज रहते थे। किंगडम ऑफ जूडा को प्रॉफिट सोलोमन के बाद उनके बेटे रेहोबाम ने रूल किया, और उनके बाद पावर और पैसे की भूख में ज्यूइश लीडर्स वहां किंग सोलोमन के बनाए हुए फर्स्ट टेम्पल में ह्यूमन सैक्रिफाइस, चाइल्ड सैक्रिफाइस, डेविल वर्शिप जैसी एक्टिविटीज भी करने लगे थे। ये सब सीन अगले 400 सालों तक वहां चलता रहा। अब अराउंड 600 बीसी में बेबीलोन, जिसको आज के डेट में इराक बोला जाता है, उसके राजा किंग नेबूचदनज़र ने किंगडम ऑफ जूडा में रहने वाले ज्यूस पे कुछ बात को लेकर हमला कर दिया और ज्यूस के फर्स्ट टेम्पल को पूरी तरह से तोड़कर वहां रहने वाले सारे ज्यूस को अपने साथ गुलाम बनाकर बेबीलोन लेके गया अगले 60 to
to 70 ईयर्स के लिए। अराउंड 530 BC में पर्शियन एम्पायर के किंग साइरस और बेबीलोन के किंग नेबुचदनज़र के बीच झगड़िंग हो गई और उसी झगड़िंग में किंग साइरस ने किंग नेबुचदनज़र को हरा के बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। बेबीलोन में गुलाम बन के रहने वाले ज्यूज ने किंग साइरस से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम इधर के नहीं है, हमको इधर गुलाम बना के लाया गया था और मेहरबानी करके हमको हमारे देश में मतलब किंगडम ऑफ जूडा में जाने दो। तो किंग साइरस ने उनकी बात मानी और उन्हें सिटी ऑफ जेरूशलम ले आया, जहां उनका फर्स्ट टेंपल पूरी तरह से टूट चुका था। उस टाइम अप्रॉक्स 50,000 ज्यूज यानी कि 50,000 ज्यूज बेबीलोन से किंगडम ऑफ जूडा आ गए, लेकिन वहां होने वाले खून खराबे से बचने के लिए बहुत से दूसरे ज्यूज वेस्ट मूव हो गए, मतलब अराउंड जर्मनी, इटली और दूसरे रोमन टेरिटरीज के टुवर्ड्स मूव हो गए। किंगडम ऑफ जूडा में फिर से आने के बाद वो पूरी लैंड मतलब किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इजराइल दोनों अब पालस्तीन के नाम से जाने जाने लगा था। पालस्टाइन्स ने उनको उनके साथ रहने की परमिशन फिर से दी और वो फिर से एक बार पालस्तीन के साथ मिलकर वहां रहने लगे। पालस्तीन आने के एक साल के अंदर ज्यूज अब जेरूशलम में सेकंड टेंपल के कंस्ट्रक्शन में लग गए, जो कि एग्जैक्टली टूटे हुए फर्स्ट टेंपल के ऊपर ही था और उसे बनने में उन्हें 20 से 25 साल लग गए। और अगले 400 से 500 सालों में पालस्तीन में रोमन एम्पायर की हुकूमत आ गई। रोमन्स के साथ दोस्ती करके ज्यूज अब रोमन गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करने लगे और फिर से एक बार तौरात के रूल्स को अपने हिसाब से बदलने और तोड़ने लगे। अब हमें 0 BC में मतलब अब एंट्री होती है जीसस क्राइस्ट, जो पालस्तीन के ही एक ज्यूइश फैमिली में पैदा होते हैं, सिटी ऑफ बेथलेहम में, जो आज नॉर्दर्न पालस्तीन में है। जीसस भी जन्म से ही एक प्रॉफिट बने और गॉड ने उन्हें स्पेशली ज्यूज के लिए भेजा था, उन्हें गॉड की वार्निंग्स और गॉड से किए वादों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि ज्यूज ने तौरात में दिए रूल्स और गॉड के मैसेजेस को पूरी तरह खुद के हिसाब से बदल दिया था। इसीलिए इस बार गॉड ने प्रॉफिट जीसस को नए सेट ऑफ रूल्स दिए जिसे ज्यूज को अब से फॉलो करना होगा और यही सेट ऑफ रूल्स को बाइबल या फिर इंजील कहा जाता है। प्रॉफिट जीसस जब अराउंड 30 साल के थे, जब वो ओपनली बाइबल के मैसेजेस को प्रीच करने लगे और लोगों को ये डिक्लेयर भी किया कि वो गॉड के भेजे हुए एक प्रॉफिट है और ज्यूज के प्रॉमिस्ड मसीहा। प्रॉफिट जीसस के मिरेकल्स देखकर बहुत से ज्यूज और नॉन ज्यूज उनके फॉलोअर्स बन गए, जिनको क्रिश्चियंस बोलते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाला। पालस्तीन में प्रॉफिट जीसस के बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से वहां के ज्यूइश लीडर्स को उनसे खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि उनके सारे प्रैक्टिसेस तौरात के अगेंस्ट थे और प्रॉफिट जीसस दुनिया के सामने उनकी पूरी पोल खोल कर रहे थे। तो रोमन गवर्नमेंट के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा के ज्यूइश रिलीजियस लीडर्स ने प्रॉफिट जीसस पर एक झूठा प्रॉफिट होने का इल्जाम लगाया और रोमन किंग से बोलकर उन्हें सजाए मौत देने का रिक्वेस्ट किया। रोमन किंग ने बोला कि ये तुम्हारे आपस का मामला है तो तुम तुम्हारे में ये देख के ले लो, लेकिन ज्यूइश लीडर्स ने कहा कि वो प्रॉफिट जीसस को उनके खुद के हाथों से मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट जीसस एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे और तौरात के रूल्स के हिसाब से एक ज्यू दूसरे ज्यू की हत्या नहीं कर सकता, तो ये काम किसी और को ही करना पड़ेगा। तो साल 33 में जब प्रॉफिट जीसस 33 साल के थे, तब सिटी ऑफ जेरूशलम के सेकंड टेंपल से लगभग 4 किलोमीटर दूर पालस्तीन में ही गोलगोथा नाम के जगह पर प्रॉफिट जीसस को क्रूसीफाई किया गया, मतलब सूली पर चढ़ाया गया और मजाक के तौर पर उनके पैर के पास लकड़ी का एक बोर्ड भी लगाया जिसपे लिखा था किंग ऑफ ज्यूज, मतलब यहूदियों का राजा। 66 करंट एरा में मतलब प्रॉफिट जीसस के डेथ के अराउंड 30 साल बाद पालस्तीन में रहने वाले ज्यूज अब रोमन से ही लड़ने लगे। उस टाइम रोमन एम्पायर के किंग टाइटस मतलब पालस्तीन के भी अपॉइंटेड राजा थे और उन्हें ज्यूज के हरकतों से प्रॉब्लम होने लगी। कुछ सालों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि किंग टाइटस ने उन पर हमला बोल दिया और उनके अप्रॉक्स 500 साल पुराने सेकंड टेंपल को लूटा और उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। वहां बस एक दीवार बच गई है जिसे ज्यूज वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। बचे हुए ज्यूज को किंग टाइटस ने फिर से अगले 70 सालों के लिए गुलाम बना लिया और उस एरिया को ऑफिशियली पालस्तीन का नाम दे दिया और जेरूशलम को पालस्तीन का कैपिटल बना दिया। साल 313 में रोमन एम्पायर के किंग बन गए कॉन्स्टेंटाइन और आगे चल के वो एक क्रिश्चियन बन गए और उन्हीं के साथ पूरा रोमन एम्पायर का धर्म क्रिश्चियनिटी हो गया और पालस्तीन बन गया एक सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। रोमन्स के बाद बाइजेंटाइंस ने पालस्तीन पर हुकूमत करी। क्योंकि प्रॉफिट जीसस को मारने में ज्यूस का हाथ था, तो उन्होंने ज्यूस को अगले 250 सालों के लिए फिर से गुलाम बना लिया और जेरूशलम में उनकी एंट्री बंद कर दी। अब अराउंड 250 साल बाद मतलब साल 570 में इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पैदाइश जेरूशलम से अराउंड 1500 किलोमीटर दूर मक्का के शहर में होती है और गॉड ने उन्हें एज अ फाइनल मैसेंजर बना के भेजा और उन्हें फाइनल सेट ऑफ रूल्स भी दिए और इन्हीं फाइनल सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं कुरान। उन्हीं के साथ इस्लाम एज ए रिलीजन की शुरुआत हुई और उनके डेथ
साल 632 के कुछ सालों बाद उन्हीं के ऑर्डर से उन्हीं के फॉलोअर्स ने खलीफा रूल एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम पड़ा राशिदुन खिलाफत। और उमर बनते हैं रशीदुन खिलाफत के सेकंड खलीफा, मतलब लीडर। खलीफा बनते ही उमर अपने आर्मी के साथ साल 636 में पालस्तीन जाते हैं और वहां से रूलिंग पार्टी से, मतलब बाइजेंटाइन से वॉर करके जीत जाते हैं और पालस्तीन को आजाद करा के वहां इस्लामिक रूल की शुरुआत करते हैं। उस टाइम पालस्तीन में मुस्लिम्स के अलावा ऑलरेडी जो ज्यूज और क्रिश्चियंस रह रहे थे, उन्हें भी उमर ने जेरूसलम में आने की परमिशन भी दी और इक्वल राइट्स भी दिए। उनके लिए अलग से प्रेयर हॉल्स भी बनवाए। ये पहली बार था कि ज्यूज को किसी रूलिंग पार्टी ने गुलाम नहीं बनाया, बल्कि इक्वल राइट्स भी दिए। इसी टाइम में जेरूसलम के टूटे हुए सेकंड टेंपल के ऊपर डोम ऑफ द रॉक बनाया गया अलग सा कंपाउंड में। और साल 1500 में ऑटोमन एम्पायर पावर में आता है और पालस्तीन को अपनी एक टेरिटरी बना लेता है अगले 400 सालों तक, मतलब साल 1918 तक, बिना उनको गुलाम बनाए। उस टाइम ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वन पीस लैंड को रूल करने वाला एम्पायर था और पालस्तीन के अलावा ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक एक्सपैंड हुआ था। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के आने से लेके तो साल 1918 तक, मतलब अराउंड 1300 सालों में पहली बार पालस्तीन की आम पब्लिक, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पीसफुली रह रहे थे इस्लामिक रूल के अंडर। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के कुछ 17-18 साल पहले थियोडर हर्जल नाम का एक ज्यूइश आदमी था जो हंगरी नाम के यूरोपियन कंट्री में रहता था। कुछ लोग इस आदमी को फादर ऑफ जायोनिज्म भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको फसाद की जड़ भी बोलते हैं। और आगे चल के इसने वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। उसने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था डेर जोर्डनस्टाट, इसका मतलब है द ज्यूइश स्टेट। इस बुक में उसने ये बोला कि दुनिया भर के ज्यूज के लिए एक परमानेंट घर या मतलब कंट्री होनी चाहिए और ये कंट्री वो बनाएंगे दूसरे की लैंड में घुस के, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास खुद की कम्युनिटी के लिए कोई लैंड नहीं थी। और ज्यूज के परमानेंट घर के लिए उसने चूज किया पालस्तीन को, ये बोल के कि हजारों साल पहले वो लोग उधर रहते थे और यही से शुरू हुआ मर्डर्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग और साजिशों का सिलसिला। तो सवाल ये है कि उस टाइम तो पालस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था और उधर तो ऑलरेडी ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पीसफुली रह रहे थे, तो उसको ज्यूज के लिए अलग कंट्री क्यों मांगती थी? तो वो तुमको आगे पता चलेगा। तो खैर, दुनिया में जो भी लोग थियोडर हर्जल के इस जायोनिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को जायोनिस्ट बोलते हैं। एक और बात यह है कि जायोनिस्ट और ज्यूज में बहुत फर्क है। हर एक जायोनिस्ट ज्यू है, लेकिन हर एक ज्यू जायोनिस्ट नहीं है। जो ओरिजिनल ज्यूज है वो उनके होली बुक मतलब तौरात के रूल्स को मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन जायोनिस्ट ना ही तौरात को और ना ही कोई गॉड को मानते हैं। उनका बस एक मकसद है, वर्ल्ड डोमिनेशन, वर्ल्ड केओस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना। फिर साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। वॉर के दौरान ब्रिटेन के पास्ट पीएम रह चुके एक ज्यूइश आदमी आर्थर जेम्स बाल्फर ने ब्रिटेन के सबसे फेमस ज्यूइश सिटीजन लायनेल वॉल्टर रॉथशाइल्ड, जो ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के लीडर थे, एक बैंकर थे, पॉलिटिशियन थे, रॉथशाइल्ड फैमिली के मेंबर थे, जायोनिस्ट लीडर भी थे और बेहद अमीर फाइनेंसर, इंटरनेशनल रॉथशाइल्ड फाइनल डायनेस्टी के बेटे भी थे और इंग्लैंड के सबसे पहले ज्यूइश। आर्थर जेम्स बाल्फर ने इसी को एक लेटर लिखा और इसी लेटर का नाम पड़ा द बाल्फोर डिक्लेरेशन। लेटर इसलिए लिखा क्योंकि रॉथशाइल्ड एक बिग शॉट अरबपति था और यूके में इसके नाम का डंका बजता था। लेटर में उसने रॉथशाइल्ड से सपोर्ट मांगा कि पालस्तीन में एक ज्यूइश कंट्री क्रिएट करने के लिए और बदले में जायोनिस्ट उनको वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प करेंगे। वॉर में जर्मन्स और ऑटोमन्स ब्रिटिश और उनके गैंग से हार जाते हैं और 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। जीतने वाले कंट्रीज मिलके लीग ऑफ नेशंस फॉर्म करते हैं और जर्मन ऑटोमन टेरिटरीज को आपस में, यानी कि हारने वाले जो टेरिटरीज थे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला करते हैं। जब तक कि वो कंट्रीज खुद को रूल करने के लायक नहीं होंगे तब तक ये कंट्रीज उनको रूल करेंगी और इसी को वो लोग मैंडेट बोलते थे। तो ऐसे टोटल 14 मैंडेट को 7 जीतने वाली कंट्रीज में डिवाइड करते हैं वो लोग। ब्रिटिश पीछे से सेटिंग लगा के पालस्तीन के मैंडेट को खुद के अंडर लेता है, क्योंकि जब तक पालस्तीन उनके अंडर रहेगा तब तक वो जायोनिस्ट से किए अग्रीमेंट को पूरा कर सकेगा और पालस्तीन में ज्यूज के लिए एक परमानेंट जगह का बंदोबस्त भी करके देगा। ब्रिटिश रूल के अंडर पालस्तीन का नाम बदलकर मैंडेटरी पालस्तीन कर दिया गया। पालस्तीन का कंट्रोल मिलते ही ब्रिटिश ने ज्यूज को किए वादे को पूरा किया और बाल्फोर डिक्लेरेशन को लागू कर दिया। उस टाइम पालस्तीनी पॉपुलेशन अराउंड 7.5 लाख थी, यानी कि 7.5 लाख थी, जिसमें से 7 लाख मुस्लिम अरब्स और सिर्फ 50,000 ज्यूज रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के 15 साल बाद, मतलब साल 1933 में एडोल्फ हिटलर की एंट्री होती है जर्मनी में। डिक्टेटर बनने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के हार का जिम्मेदार वो ज्यूज को मानता था। उसका मानना था कि यूरोप में रहने वाले ज्यूज रशिया और बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे थे और जर्मनी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। तो अगले 5 साल में हिटलर ने जर्मनी में रहने वाले ज्यूज को बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस से बैन कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यूज अमेरिका, अफ्रीका, चाइना भाग गए। साल 1939 में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। वॉर उन्हीं 2 ग्रुप्स में फिर से हुआ, ब्रिटिश गैंग और जर्मन गैंग। हिटलर ने जब पोलैंड पे हमला किया तो वहां रहने वाले करीबन
करीबन 60 लाख ज्यूज को मार डाला मास शूटिंग्स, पॉइजन गैस चेम्बर्स, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में इसी इंसिडेंट को ज्यूइश हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं। साल 1942 में जर्मनी गैंग फिर से एक बार ब्रिटिश गैंग से हार जाती है और हिटलर खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है और उसी के साथ 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस का जन्म होता है फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को रोकने के लिए। पहले वो लीग ऑफ नेशंस था और अभी उसी को मॉडिफाई करके वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से जीतने के बाद उसी को उन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक मतलब पिछले 30 साल से पालस्तीन ब्रिटिश राज के अंडर जी रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से जीतने के बाद ब्रिटिश पब्लिक की पोजीशन पालस्तीन में और भी स्ट्रांग हो गई। साल 1945 में जर्मनी से उन्होंने एक बड़ी बोट भर के अराउंड 1 लाख ज्यूइश हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को पालस्तीन में लाने का फैसला किया। बोट में बैठे थे ज्यूज ने बोट पर एक बैनर भी लगाया था जिसपे लिखा था द जर्मन्स हैव डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। और पालस्तीन ने उनका खुल के स्वागत किया और उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत भी दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग एक दिन उनका ही गला काटेंगे। खैर, लेट्स कंटिन्यू। तो अब ब्रिटिश ने पालस्तीन में जायोनिस्ट और ज्यूस को एंट्री तो दे दी थी, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए था। अब उनको जायोनिस्ट और ज्यूस के लिए एक सेपरेट कंट्री भी बना के देनी थी और वो भी पालस्तीन के अंदर। तो पालस्तीन में ब्रिटिश राज की वैलिडिटी खत्म होने आ रही थी और पालस्तीन से निकलने के पहले उनको यह काम खत्म करने का था। पालस्तीन में आए ज्यूस को ब्रिटिश ने पालस्तीन में लैंड खरीदने का परमिशन दिया और वो लोग येड़े जैसा लैंड खरीदने लगे और धीरे धीरे पालस्तीन को ऑक्यूपाई भी करने लगे। साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पालस्तीन के पार्टीशन 3 टुकड़ों में करने का फैसला किया, अरब स्टेट, ज्यूइश स्टेट और जेरूसलम सिटी। इस टाइम पालस्तीन का पॉपुलेशन था अरब्स 2/3 और ज्यूज 1/3, मतलब 3 में के 2 हिस्से अरब्स के और 3 में का 1 हिस्सा ज्यूइश लोगों का। पालस्तीनी अरब का पॉपुलेशन डबल रहने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस ने ज्यूज को 56% लैंड अलॉट कर दी और पालस्टाइन्स को दी सिर्फ 43% की लैंड। ये सुनकर ज्यूइश लीडर्स तो बहुत खुश हो गए, लेकिन पालस्तीनी अरब्स बहुत उचक गए और इस यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर को मानने से खुला इनकार कर दिया। और फिर फर्स्ट अरब इजरायली सिविल वॉर की शुरुआत होती है जायोनिस्ट ज्यूज वर्सेस पालस्तीन सिटीजन्स के बीच में। ये सब ब्रिटिश राज में ही हो रहा था और वो लोग हमेशा के जैसा झगड़े लगा के ऊपर से मजे ले रहे थे। फाइनली झगड़े को रोकने के लिए 15 मई 1947 में पालस्तीन के पार्टीशन मामले में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक फाइनल स्पेशल कमेटी बिठाई जिसका नाम था द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन पालस्टाइन। इस कमेटी का लीडर अमेरिका था और उसी की रूलिंग पार्टी जिसमें काफी ज्यूज थे, उन्होंने गवर्नमेंट को डराया ये बोलकर कि अगर उन्होंने जायोनिस्ट के फेवर में फैसला नहीं दिया तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो मीटिंग के फाइनल रिजल्ट्स में 33 कंट्रीज ने पालस्तीनी पार्टीशन प्लान के फेवर में वोट दिया और पार्टीशन फाइनल हो गया। और यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिटिश को बोला कि अभी पाकिस्तान खाली करो, तुम्हारी वैलिडिटी खत्म। 14 मई 1948 को ब्रिटिश के पालस्तीन छोड़ते ही उसी शाम को ज्यूज ने उनके 56% लैंड को स्टेट ऑफ इजराइल का नाम दिया और पालस्तीन कंट्री में जबरदस्ती खुद की ही एक अलग कंट्री फॉर्म कर ली। स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म होते ही आजू बाजू के अरब कंट्रीज मतलब इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने स्टेट ऑफ इजराइल पर हमला कर दिया और इसी से द सेकेंड 1948 अरब इजरायली वॉर का स्टार्ट हुआ और फिर से खून खराबे का टाइम वहां शुरू हो गया। इसी वॉर में यूएसए ने इजराइल की फुल वॉर फंडिंग की, मतलब इजराइल को पूरा पैसा दिया, उसके साथ साथ एडवांस्ड वेपन्स, टैंक्स, मशीन गन्स, मतलब पूरा आर्म्स और एम्यूनिशन उनको सप्लाई किया। और अरब्स को फंडिंग नहीं मिलने की वजह से उन्हें ये वॉर रोकनी पड़ी। इस वॉर के दौरान ज्यूज ने अरब्स को दी गई 43% लैंड का और 60% लैंड पर कब्जा कर लिया, मतलब पालस्तीन कंट्री के अब 82% लैंड पे इजराइल का कब्जा था और आज तक है। मतलब बिफोर पार्टीशन ये था पालस्तीन ग्रीन में और इजराइल वाइट में। पार्टीशन के बाद ये था पालस्तीन का हाल, ये था वॉर के बाद का हाल और ये है करंट पिक्चर पालस्तीन का। मतलब पालस्तीन के पास बच गए सिर्फ 2 हिस्से, गाजा और वेस्ट बैंक। इजराइल को गाजा और वेस्ट बैंक से बाहर रखने के लिए गाजा को इजिप्ट ने कंट्रोल में ले लिया और वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने कंट्रोल में ले लिया। पालस्तीनी लैंड पर इतना बड़ा कब्जा करके जायोनिस्ट ज्यूज ने वहां रहने वाले अप्रॉक्स 7 लाख पालस्तीनी सिटीजन्स को उन्हीं के देश से बाहर निकाला, उन्हीं के घरों से बाहर निकाला और इसी को नाम दिया नकबा, मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही। और इसी के साथ द सेकेंड अरब इजरायली वॉर 10 मार्च 1949 को खत्म हुआ। वॉर के बाद स्टेट ऑफ इजराइल ने पूरे वर्ल्ड में रह रहे ज्यूज और जायोनिस्ट को उनके कंट्री इजराइल आने का इनविटेशन दिया और सिटीजनशिप भी ऑफर करी, जिसकी वजह से अगले 20 साल में स्टेट ऑफ इजराइल का पॉपुलेशन 8 लाख से सीधा 20 लाख हो गया। इजराइल ने तो खुद की गवर्नमेंट बना के न्यू प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ पालस्तीन की कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। तो 1964 में अरब लीग ने मिलकर पालस्तीन में द पालस्तीन
लिबरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब PLO को फॉर्म किया और पालस्तीन के इस फ्लैग को फॉर्म किया। PLO पालस्तीन की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उनकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। इसके 18 साल बाद मतलब 15 मई 1967 में फिर से थर्ड अरब इजरायली वॉर की शुरुआत हुई और इस बार भी यूएसए ने इजराइल की फुल फंडिंग की, उनको हैवी आर्म्स और एम्यूनिशन पूरा गोला बारूद दिया और इसी के दम पे स्टेट ऑफ इजराइल ने ये वॉर भी जीत ली और इस बार गाजा और वेस्ट बैंक पे भी कंट्रोल ले लिया और अगले 6 से 7 सालों तक ऐसी ही वॉर्स चलते रहे। खून खराबे को बंद करने के लिए अगले कुछ सालों में इजिप्ट और लेबनान ने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही। 13 सितंबर 1993 में फाइनली PLO ने भी इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर दी, जिसको बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। ओस्लो नाम लिया गया क्योंकि इसको साइन किया गया था नॉर्वे कंट्री के सिटी में जिसका नाम था ओस्लो। ओस्लो अकॉर्ड्स के मेन पॉइंट्स थे कि PLO पालस्तीन में गवर्नमेंट फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा पालस्तीनियन अथॉरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पालस्तीन कभी भी अपनी मिलिट्री फॉर्म नहीं कर सकता और बदले में इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक से अपना कंट्रोल हटा देगा और उसको फिर से पालस्तीन के कंट्रोल में दे देगा। PLO ने तो सारे पॉइंट्स को मान लिया, लेकिन इजराइल ने कभी भी अपने सारे ट्रूप्स को गाजा और वेस्ट बैंक से आज तक कभी भी नहीं निकाले। अब एंट्री होती है हमास की। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ हमास के बारे में। हमास एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा और वेस्ट बैंक को गवर्न करता है और इजरायली ऑक्यूपेशन को पालस्तीन के बाहर निकालना चाहता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पालस्तीन के हमास और दूसरे कुछ ग्रुप्स ने ओस्लो अकॉर्ड्स का काफी विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि वो कभी भी इजराइल के कंट्री को नहीं मानेंगे क्योंकि इजराइल ने इलीगली पालस्तीन लैंड पर कब्जा किया था और उस पर अपना ऑक्यूपेशन बना के रखा था। उनका ये भी बोलना था कि इजराइल PLO के जरिए पालस्तीन में गवर्नमेंट फॉर्म करके खुद पालस्तीन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है और उनके हिसाब से इजराइल ने कभी भी गाजा और वेस्ट बैंक से अपने ट्रूप्स नहीं निकाले और ओस्लो अकॉर्ड्स में सिर्फ खुद का ही फायदा देखा और अपनी रोटी गर्म करी। सिर्फ लेने के टाइम किया ला 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 और देने के टाइम किया मुंह काला। इसी वजह से जायोनिस्ट और ये ग्रुप्स में काफी सारे रॉकेट वॉर्स भी चलते रहे और इजराइल ने गाजा के चारों तरफ एक दीवार बांधी। मई 1996 में बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल का 9th प्राइम मिनिस्टर बनता है। दूसरी तरफ 96 से 2005 तक पालस्तीन में इलेक्शन होते रहे हमास और फतह के बीच में और फतह पार्टी इलेक्शंस जीतती रही। 2005 के इलेक्शंस में हमास ने इलेक्शंस जीता और इलेक्शंस जीतते ही हमास ने ओस्लो अकॉर्ड्स और बाकी सारे अग्रीमेंट स्टेट ऑफ इजराइल के मुंह पे फाड़ के फेंके और उनको कैंसिल कर दिया। 2007 में हमास ने गाजा का पूरा कंट्रोल संभाला और वेस्ट बैंक पर फतह पार्टी ने गवर्नमेंट चला रखी थी। गाजा को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। गाजा मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राफा, खान यूनिस, देर अल बला, गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा। और राफा के लेफ्ट साइड पे इजिप्ट का बॉर्डर और दूसरी तरफ मतलब नॉर्थ गाजा की तरफ है इजराइल का बॉर्डर और एक तरफ पूरा समंदर है। सिर्फ गाजा की पॉपुलेशन ही अराउंड 20 लाख है। तो हमास के टेक ओवर से इजराइल खुश नहीं था, तो इजिप्ट और इजराइल ने मिलके पालस्तीन पे ब्लॉकेड लगा दिया और लैंड, एयर और सी से लोगों का और गुड्स का आना जाना गाजा में बंद कर दिया। मतलब इन शॉर्ट गाजा को एक ओपन एयर जेल बना दिया और उनका पूरा वर्ल्ड से कनेक्शन तोड़ दिया। आज भी गाजा में एंट्री और एग्जिट करने के लिए सिर्फ 3 क्रॉसिंग है और उनमें से 2 इजराइल और एक इजिप्ट कंट्रोल करता है। इस पर से फिर से गाजा और इजराइल में काफी डेडली वॉर्स मतलब रॉकेट वॉर्स हुए। सीक्रेट ऑपरेशन चलते रहे जिसमें करीब 1200 पालस्तीनियन और 13 इजरायलियों की मौत हो गई और 2009 से 2021 तक मतलब 12 सालों तक बेंजामिन नेतान्याहू फिर से इलेक्शन जीतता रहा और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनता रहा। दूसरी तरफ 2021 में हमास ने एक बार फिर से इलेक्शंस जीतकर पालस्तीन में रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। उनके प्रोटेस्ट में इजरायली आर्मी ने मुस्लिम्स के होली मंथ ऑफ रमजान के सबसे इंपॉर्टेंट नाइट कदर नाइट को अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ते हुए लोगों पर शूटिंग किया, बॉम्ब फेंके और मारामारी भी की। इन सब में अराउंड 180 पालस्तीनियन इंजर हुए मतलब घायल हुए और 100 पालस्तीनियंस को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसी टाइम हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया ने इजराइल को वार्निंग दी कि इसकी उनको करारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2022 में बेंजामिन नेतान्याहू फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सितंबर 2023 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ठीक ये वॉर के 2-3 हफ्ते पहले बेंजामिन नेतान्याहू ने इजराइल का एक नया मैप इस मीटिंग में दिखाया जिसपे पालस्तीन है ही नहीं। मतलब वो आने वाले दिनों में पालस्तीन के बचे हुए 2 एरियाज मतलब गाजा और वेस्ट बैंक पर भी फुल कब्जा करने का पूरा प्लान बना रहा था। तो फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे अप्रोक्स 5000 रॉकेट्स फायर किए लैंड और एयर से, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के नाम से। हमास ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमला वो इजराइल पर अल-अक्सा मस्जिद पर अटैक करने के लिए, ओस्लो अकॉर्ड्स का अग्रीमेंट तोड़ने के लिए और वहां के बच्चों और कॉमन सिटीजन्स पर बेवजह रोज बरोज अटैक करने के लिए और गाजा के ऊपर ब्लॉकेड लगाने के लिए उनका बदला था। हमास ने इजराइल
इसराइल के अप्रोक्स 200 लोगों को किडनैप भी कर लिया और उनके बदले में इसराइल प्रिजन में रहने वाले 10,000 पालस्तीनियंस को फ्री करने की शर्त रखी। इसराइल ने शर्त नहीं मानी और बदले में पालस्तीन पर हेवी अटैक शुरू किए और रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया और पालस्तीन में खाना, पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी। बेंजामिन नेतान्याहू ने गाजा के सिविलियंस को वार्निंग दी कि उन्हें गाजा छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वो गाजा को एक वीरान आइलैंड बना के रख देंगे। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इसराइल तो पूरे गाजा में ही बॉम्बिंग कर रहा था। सिर्फ 6 दिन में इसराइल ने गाजा के 20 लाख के पॉपुलेशन पे 4,000 टन के 6,000 बॉम्ब डाले टोटल। ये इतने बॉम्ब्स ही है जितने की अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर गिराए 1 साल के अंदर, जबकि अफगानिस्तान गाजा से कम 1800 टाइम्स बड़ा है। इस बॉम्बिंग में इसराइल ने इंटरनेशनली बैंड व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स को यूज किया। उनके सोल्जर्स ओपनली बोलते हैं कि उनकी वॉर हमास के साथ नहीं है बल्कि पूरे सिविलियंस के साथ है, और ये भी बोलते हैं कि गाजा पर एटॉम बॉम्ब गिराने का भी उनके पास मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का भी ऑप्शन है। 21 अक्टूबर को हमास ने कतार के बोलने पे 2 इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ दिया और फिर कुछ दिन बाद 2 और 70-80 साल यानी कि सीनियर सिटीजन को रिलीज किया। पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रोटेस्ट हुए पालस्तीन के सपोर्ट में। अब तक 107 डेज हो चुके हैं और इसराइल ने गाजा में अप्रोक्स 23,000 लोगों को मार गिराया है, जिसमें से 9,000 तो सिर्फ मासूम बच्चे हैं। इजिप्ट का बोलना है कि उनकी इंटेलिजेंस टीम ने इसराइली को ऑलरेडी टिप दे दिया था कि उन पर कुछ दिनों में अटैक होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लेकिन इसराइल ने ये वार्निंग को जानबूझकर इग्नोर किया। कुछ पब्लिक ऐसा भी बोलती है कि इसराइल ने इजिप्ट के वार्निंग को इसके लिए इग्नोर किया और खुद पे अटैक होने दिया ताकि वो चाहते थे कि हमास उन पर अटैक करे और बदले में उनको चांस मिले पालस्तीन पर उससे भी बड़ा अटैक करने का और सेल्फ डिफेंस के नाम पर पालस्तीन को बर्बाद करने का। तो खैर, बेंजामिन नेतान्याहू ने इजिप्ट की टिप देने वाली बात को मानने से खुला इनकार कर दिया और बोला कि इजिप्ट झूठा है, हमको ऐसी कुछ टिप बिप नहीं मिली थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसराइल ऐसा सब अचानक क्यों करने लगा? तो एक थ्योरी के हिसाब से स्टेट ऑफ इसराइल को फॉर्म होके एग्जैक्ट 75 ईयर्स हो गए थे और सिवाय गाजा और जेरूसलम के वो और ऑलमोस्ट पूरे पालस्तीन पर अपना इलीगल ऑक्यूपेशन भी सेट कर चुके थे। लेकिन इसराइल गवर्नमेंट को यह मालूम है कि गाजा लास्ट मोमेंट तक उनको अपोज करेगा, इसलिए पहले वो गाजा को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो जेरूसलम पे इजीली कैप्चर कर सके और अलग सा कंपाउंड को गिरा के उस पर उनका 3rd टेम्पल ऑफ सोलोमन को फाइनल बार बना सके। और ये उनका ग्रेटर इसराइल को फॉर्म करने के सपने के टुवर्ड्स फर्स्ट स्टेप होगा। 22 नवंबर को इजरायली गवर्नमेंट ने हमास के हॉस्टेज डील को मंजूर किया और 5 दिन के लिए इस वॉर को रोक दिया। डील में था कि हमास 50 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और बदले में इसराइल 150 पालस्तीनी फीमेल्स और बच्चों को रिलीज करेगा उनके जेल्स में से। डील के हिसाब से प्रिजनर एक्सचेंज हुए और 6th डे तक यानी कि 6ठे दिन तक वॉर फिर से शुरू हो गई, वो आज तक चल रही है। तो बात यह है कि पिछले 4,000 साल से पालस्टीन्स को कभी इजिप्शियंस तो कभी कनानाइट्स तो कभी इजराइलाइटिस, एसीरियंस, बेबीलोनियंस, आर्केमेडियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, ससेनियंस, कभी क्रूसेडर्स, कभी मंगोल्स तो कभी ऑटोमन्स तो कभी ब्रिटिश और अब जायोनिस्ट ने रूल किया है और आज 2024 में भी उनको आजादी नहीं मिली है। ये वॉर कब तक चलेगी? अरब नेशंस मिलके क्यों कुछ नहीं कर रहे इसराइल के अगेंस्ट? यूनाइटेड नेशंस क्यों बैठ के तमाशा देख रहा है? इसराइल से भी ये लोग इतना डरते क्यों है? यूएसए इसराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? ऐसा क्या है पालस्तीनियन लैंड में जो इसराइलीज को चाहिए? इन सब में जेरूसलम और अल-अक्सा का क्या रोल है, ये मैं आने वाले वीडियोस में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को इधर तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो क्या बोलते, चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो और कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम्हारे क्या व्यूज है इस टॉपिक पे। तो बहुत जल्दी ऐसी कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।